सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार मित्रों, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपका। दिशा कंपटीशन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक नियोजन हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें देखेंगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के विषय में। इसकी अगर बात की जाए तो 1969 में इसका प्रारंभ होता है और 1974 में इसका समापन हो जाता है। देखिए, इससे पहले आपको बताया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में कि सामान्यतः 1900 जो एक वार्षिक योजना थी कि 1966 में इंदिरा गांधी जो है सत्ता में आ जाती हैं और जैसे ही वो सत्ता में आती हैं समस्त आर्थिक बागडोर वो अपने हाथ में संभाल लेती हैं। उसके बाद में 1969 में जब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होती है तो इसका जो प्रारूप तैयार किया था वो किसने तैयार किया था? D.R. गाडगिल ने। ये एक भारतीय अर्थशास्त्री थे, इनका नाम था धनंजय रामचंद्र गाडगिल। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अशोक रुद्र और N.S. मान ने इन्होंने एक अपना मॉडल तैयार किया था और ये मॉडल जो है लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल से प्रेरित था जो आर्थिक विकास की बात प्रस्तुत करता था। अब हम देखेंगे जैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह बताया गया कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास प्राप्त करना। ये इसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास प्राप्त करना। उसके साथ साथ इसमें आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, यह भी एक प्रमुख लक्ष्य बताया गया था। और लक्ष्य से कम विकास इसमें प्राप्त हुआ था, यह सबसे बड़ी इसकी समस्या थी कि जो इसका लक्ष्य रखा गया था लगभग 7% के आसपास इसमें विकास दर की बात की गई थी, परंतु 5% के आसपास ही इसमें विकास की वृद्धि प्राप्त हुई थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी ने सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य इसमें किया है कि जैसे ही वो कह सकते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं, इसी समय क्या होता है कि 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देती हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और ध्यान रखना है आपको कि ये जो 14 बैंकें थी इनकी पूंजी लगभग 250 करोड़ रुपए थी, जिनमें निजी व्यक्तियों का अंश था। और सरकार करती क्या है कि वो जो पूंजी होती है उस पूंजी को खरीद लेती है और इस प्रकार से 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था या मौद्रिक समस्या बहुत बड़े पैमाने पर कहा जा सकता है कि दूर की जा सकती है। वर्तमान समय भैया कितनी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। वर्तमान समय अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जी, वर्तमान राष्ट्रीयकृत बैंक, अगर इनकी बात की जाए तो इनकी भैया जो संख्या मानी गई वो 12 है। ध्यान रखेंगे, वर्तमान समय में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? 12 हैं। अभी 2020 में भी कई बैंकों का विलय हुआ है और ये इनकी संख्या मानी गई। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। उसके बाद 1980 में भी क्या होता है कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती है। तो बैंकों के क्षेत्र में इंदिरा गांधी का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगला देखना है भैया सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह बताया गया है कि 1971 के आसपास एक और महत्वपूर्ण घटना ये घटती है 1971। इसमें होता क्या है कि जो हमारा पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान में जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तानियों को प्रताड़ित करने लगते हैं या कह सकते हैं उन पर अपना दबाव बनाते हैं। और वहाँ के जो नायक होते हैं, जो नेता होते हैं शेख मुजीबुर रहमान उनका विरोध करते हैं और उन्हें नज़रबंद कर दिया जाता है। उसके बाद इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं कि शेख मुजीबुर रहमान की मदद करती हैं, जो उनकी कह सकते हैं कि वाहिनी होती है शेख मुजीबुर रहमान की, उसे इंदिरा गांधी अपनी मदद करती हैं। और इस प्रकार से जो कह सकते हैं कि पूरी पाकिस्तान है, जो वर्तमान समय का बांग्लादेश है, वो पाकिस्तान से स्वतंत्र हो जाता है। और इसी समय आपको ध्यान रखना है 1971 में क्या होता है, दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण होता है। आपको ध्यान रखना है कि 1971 में दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण, हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा जो आत्मसमर्पण होता है, इससे जी ये कब होता है? 1971 में होता है। और ध्यान रखना है इसमें भैया 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं। बहुत बड़ा आत्मसमर्पण माना गया है। 93,000 जो सैनिक होते हैं वो आत्मसमर्पण करते हैं। इसमें भारत के जो कह सकते हैं कैप्टन होते हैं वो सुनील अरोड़ा होते हैं और पूर्वी पाकिस्तान, माफ कीजिए, जो पश्चिमी पाकिस्तान थे उसके जो कह सकते हैं कैप्टन होते हैं वो कर्नल नियाजी होते हैं। इनके मध्य में समझौता होता है और इस प्रकार से एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हो जाता है जिसे कहा गया था बांग्लादेश। आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से क्या होता है कि 1971 में बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में उभर कर आता है और इस प्रकार से इंदिरा गांधी एक आयरन लेडी के रूप में उनकी भूमिका यहाँ पर प्रदर्शित हो जाती है। उसके बाद यहीं पर भैया चुनाव संपन्न हो जाते हैं। 1971 का जो चुनाव होता है इसी में इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ जैसे नारे देती हैं और इस प्रकार से वो पुनः 1971 के चुनाव में सत्ता में उनकी वापसी हो जाती है। उसके बाद अगर देखा जाए अन्य जो महत्वपूर्ण कार्य हुए, जैसे 1972 में इंदिरा गांधी एक अति महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित करवाती हैं जी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
ये 1972 में पारित होता है और इसके तहत होता है क्या कि भारतीय संविधान में जो नीति निषेध तत्व है उसमें 48 का संविधान जोड़ दिया जाता है, 48 का ये भाग जोड़ दिया जाता है और इसके तहत पर्यावरण संरक्षण की बात वहां पर बताई जाती है। इस प्रकार से पर्यावरण की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर सम्मिलित होता है। और जो पर्यावरण का प्रथम सम्मेलन हुआ था 1972 में, स्टॉकहोम सम्मेलन, उसमें भी अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी अपना प्रतिनिधि भेजती हैं और इस प्रकार से पर्यावरण के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कार्य भारत करना यहाँ से प्रारंभ कर देता है। उसके बाद पर्यावरण की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर प्रारंभ होता है। आपको ध्यान रखना है भैया कि 1973 में कार्यक्रम शुरू होता है टाइगर प्रोजेक्ट। जी, कब शुरू होता है? 1973 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ही टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973 को ये प्रारंभ हो जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ये प्रारंभ होता है और इस प्रकार से बाघों के संरक्षण की जो कह सकते हैं एक योजना थी वो इस सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रारंभ कर दी जाती है और ये इस पंचवर्षीय योजना का एक महत्वपूर्ण बिंदु भी माना गया था। वर्तमान समय में अगर बात की जाए भैया तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में टाइगर रिजर्व। जी, भारत में अगर टाइगर रिजर्वों की बात की जाए तो वर्तमान समय में 51 हो गए हैं। आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु का श्रीविल्लुथुर मेघमलाई, हाँ, श्रीविल्लुथुर मेघमलाई जो टाइगर रिजर्व है वो तमिलनाडु का 5वां और भारत का 51वां टाइगर रिजर्व घोषित हो गया। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में भारत में जो टाइगर रिजर्व है उनकी संख्या कितनी हो गई है? 51 हो गई। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। एक और बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कह सकते हैं कि टाइगर दिवस मनाया जाता है या बाघ, ये 29 जुलाई को मनाया जाता है बाघ दिवस। जी, कब मनाया जाता है ये 29 जुलाई को मनाया जाता है बाघ दिवस। एक और महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में 2018 की जो बाघों की गणना हुई उसके अनुसार भारत में 2967 बाघ पाए जाते हैं, यानी कि दुनिया में लगभग 4000 के आसपास बाघ पाए जाते हैं और लगभग 60% से भी अधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? ये बाघ भैया भारत में ही पाए जाते हैं। इससे पहले 2800 के आसपास ये संख्या थी, अब कई गुना इसमें वृद्धि हो गई है। एक प्रश्न आपको अति महत्वपूर्ण है वो ध्यान रखना है कि हाल ही में T x2 कार्यक्रम किसने शुरू किया है? T x2 कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ये यूपी की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये भैया पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने शुरू किया है। जी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसका अर्थ यहां पर हम ये लगाते हैं कि सामान्य रूप से टाइगर इंटू उसको 2 से गुणा कर देना है, यानी कि इससे पहले जो 2014 में गणना हुई थी तो लगभग 25 के आसपास यहाँ पर बाघ पाए जाते थे। वर्तमान समय लगभग 65 के आसपास यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं, यानी कि इनकी जो संख्या है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। तो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है टाइगर x2 किसने शुरू किया है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने शुरू किया है। तो ये हो गई भैया एक और महत्वपूर्ण बिंदु। इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं अन्य जो इसमें कार्यक्रम शुरू किए गए वो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये माना जाता है कि भारत में जो प्रथम परमाणु परीक्षण होता, लिख लेंगे कौन सी अवधि है ये होती है 18 मई 1974 राजस्थान का पोखरण। जी, राजस्थान का पोखरण में क्या होता है कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण, हाँ, प्रथम परमाणु परीक्षण होता है भैया राजस्थान के पोखरण में, ये राजस्थान के पोखरण में, और ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन होता है। इसलिए महात्मा बुद्ध जी के सम्मान में इसका जो कोड वर्ड बनाया जाता है वो स्माइलिंग बुद्ध, अर्थात बुद्ध मुस्कुराएं। देखिए जो हमारा परमाणु परीक्षण भैया है इसमें बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। कहानी ये है कि कोई भी देश ये नहीं चाहता था कि हम अपना परमाणु परीक्षण करें। तो इसमें होता है क्या कि इंदिरा गांधी सरकार इसमें त्वरित कार्य करती है और ये कह सकते हैं कि लगभग 1 साल पहले इसकी मीटिंग संपन्न की गई थी और ये समस्त सूचना जो अधिकारी थे उनको ये दे दी गई थी। 1972 में जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसने ही इस पर कार्य करना शुरू कर दिया था और किसी अन्य देश को इसकी जानकारी ना लगे इसलिए गुप्त रूप से यह कार्य प्रारंभ किया गया था। और जो हमारा परमाणु परीक्षण जो हमारा परमाणु बम तैयार हुआ था उसे एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि वाहन में बालू में छिपा करके लाया गया था कि कोई इसे जानने ना पाए। एक गुप्त ये हमारी योजना थी। इस प्रकार से 18 मई 1974 को ये परमाणु परीक्षण संपन्न हुआ और इसमें 75 वैज्ञानिक सम्मिलित थे। बहुत बड़ी कह सकते हैं कि योजना थी, एक बहुत व्यापक कार्य था। 75 वैज्ञानिक सम्मिलित थे और उसमें हमारे कलाम साहब ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इस प्रकार से होता है क्या, जैसे ही यह परमाणु परीक्षण होता है तो लगभग 10 किलोमीटर की धरती जो होती है एक वर्गा का एक कह सकते हैं वृत्त के क्षेत्र में, वहां पर धरती हिल जाती है, भूकंप आ जाता है और संपूर्ण विश्व में क्या होता है कि भारत की सैन्य शक्ति का डंका बज जाता है। अमेरिका परेशान हो जाता है, हमारे बहुत से जो समझौते होते हैं वो रद्द कर देता है। हमारा जो कह सकते हैं कि जो बहुत से हमने वस्तुएं वहां से क्रय की थी वो सब हमें देना बंद कर देता है। संपूर्ण विश्व में हमारा डंका बजता है कि हम लोग आज परमाणु परीक्षण में संपन्न हो गए हैं। तो ये जो परमाणु परीक्षण माना गया है, प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण कहा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण अगर देखा जाए हमारी सैन्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया था और इससे वैश्विक स्तर पर हमारी एक विशेष पहचान बन जाती है। और जो द्वितीय परमाणु परीक्षण होता है वो कब होता है?
वो भैया 1998 में होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार से इसमें यह माना गया कि सामान्यतः जो इसका लक्ष्य था लगभग 7% के आसपास, उसमें से 5% के आसपास ही मिला था। परंतु इस पंचवर्षीय योजना में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए, परंतु कुछ गलतियां भी हुई थी। गलतियां ये हुई थी कि 1971 का जो चुनाव हुआ था वो इंदिरा गांधी ने चुनाव जो लड़ा था, प्रयागराज से कह सकते हैं, तो वहां पर एक ये बात माना गया था कि वहां के जो क्षेत्रीय नेता थे राजनारायण जी, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। तो इंदिरा गांधी को यह भय था कहीं ऐसा ना हो ये हम चुनाव हार जाएं, तो उन्होंने कुछ क्षेत्रों में क्या किया था कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग का कार्य किया था, कि वो वहां के लोकप्रिय नेता माने गए थे। तो बूथ कैप्चरिंग का कार्य हुआ। इस प्रकार से इंदिरा गांधी ने भारी बहुमत से वो चुनाव जीत लिया। परंतु जो इनके अपोजिट के नेता थे वो तुरंत न्यायालय में पहुंच जाते हैं और न्यायालय में इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये कह सकते हैं कि वाद पहुंच जाता है और लगभग मार्च 1975 के आसपास इसमें वाद सुना दिया जाता है कि इंदिरा गांधी जी ने जो चुनाव लड़ा है वो अवैध तरीके से चुनाव इन्होंने लड़ा है और उस पर यह भी निर्णय आता है कि आने वाले समय में इंदिरा गांधी कोई चुनाव नहीं लड़ सकती हैं और ये मुख्यमंत्री पद पर बनी रहेंगी जब तक ने कह सकते हैं कि नया मुख्यमंत्री न मिल जाए। तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी चारों ओर से घिर जाती हैं और 1974 में कह सकते हैं कि 1 वर्ष पूर्व ही इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया जाता है और कहा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य इस पंचवर्षीय योजना में हुए थे। अब हम लोग देखेंगे भैया अगली जो हमारी पंचवर्षीय योजना मानी गई है वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना। ध्यान देंगे, ये भैया आप लोग लिख लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे हम आगे बढ़ सके, अपनी बातें हम आगे बढ़ा सके। जी ये लिख लेंगे आवाज से। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसे हम साफ कर रहे हैं जी। अगली जो हमारी पंचवर्षीय योजना है वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उनकी व्याख्या हम लोग करेंगे। 5वीं पंचवर्षीय योजना अगर देखा जाए तो यह पंचवर्षीय योजना भी जो इसकी टाइमिंग थी उससे 1 साल पहले ही इसे समाप्त कर दिया गया था। जी ये है हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी जो टाइमिंग मानी गई वो कब से कब तक है, 1974 से लेकर के 1978 तक, अर्थात ये योजना 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी। इसका कारण प्रमुख ये बताया गया था कि 1978 में क्या होता है कि जनता पार्टी की सरकार बन जाती है और उसका कहना यह था कि हम इंदिरा गांधी की जो योजना है उसे हम आगे बढ़ाने का कार्य नहीं करेंगे। इसमें अगर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण इसका मॉडल माना गया था तो एक अर्थशास्त्री हुई है भैया लियोनटिफ। हाँ, आपको ध्यान रखना कि जो आर्थिक विकास के मॉडल हैं, अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक विकास के मॉडल हैं, जैसे उसमें लियोनटिफ का आगत निर्गत मॉडल हो गया, हैरेट डोमर मॉडल हो गया, उसी में हार्वे लिविस्टीन का न्यूनतम आवश्यकता मॉडल हो गया, उसी में सुम्पीटर का नव प्रवर्तन सिद्धांत हो गया, उसी में रोजस्टीन ओडान का बड़ा धक्का सिद्धांत हो गया, ये सारे सिद्धांत उसमें आ जाते हैं। तो लियोनटिफ के आगत निर्गत इनपुट आउटपुट मेथड से कहा गया है आगत निर्गत मॉडल पर लागू किया गया। जी लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल पर इसे लागू किया गया। अब अगर देखा जाए तो इसमें प्रमुख लक्ष्य क्या थे, इसमें भैया जो प्रमुख लक्ष्य रखा गया था गरीबी उन्मूलन। हाँ, गरीबी उन्मूलन ये इसका प्रमुख लक्ष्य है कि गरीबी को हम समाप्त करेंगे। इस प्रकार से ये बात कही गई। जैसे 1971 का जो चुनाव था उसमें क्या हुआ था, उन्होंने गरीबी हटाओ नारा दिया था। जैसे इंदिरा गांधी ने स्वयं कहा था कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, उन्होंने इंदिरा गांधी ने स्वयं एक नारा दिया था। उसी प्रकार से इसमें गरीबी उन्मूलन प्रमुख बिंदु था। जी गरीबी उन्मूलन क्या था, इसमें प्रमुख बिंदु था। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है इसमें उद्योग व खान का विकास करना, अर्थात इसमें यह बात रखी गई थी कि जो खानों से हमें खनिज प्राप्त हो रहे हैं उनके हम विकास पर कार्य करेंगे और प्रमुख रूप से इसमें कह सकते हैं कि हम आगे बढ़ाने का भी कार्य इसमें करते हैं। अन्य इसमें अगर देखा जाए महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि एक और महत्वपूर्ण घटना इसमें जैसे ये घटती है कि इंदिरा गांधी करती क्या है, 2 अक्टूबर 1975 को क्या करती हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। ध्यान रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है भैया ये, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। जी 1975 में क्या होता है, 2 अक्टूबर 1975 को क्या करती हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाती है इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, जो इसमें प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु माना गया था। इसके साथ साथ एक और इसमें एक बिंदु यह हो जाता है कि इसमें सड़कें एवं पर्यटन का विकास, सड़कें एवं पर्यटन के विकास की बात की जाती है। जी
सड़कें एवं पर्यटन का विकास किया जाए, ये बात भी इसमें प्रमुख रूप से बताई जाती है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि मार्च 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ये फैसला देता है कि इंदिरा गांधी ने चुनाव अवैध तरीके से लड़ा है। तो इंदिरा गांधी कहाँ पहुंचती हैं? ये तुरंत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती हैं। वहीं फैसला लगभग 24 मार्च के आसपास सुप्रीम कोर्ट भी दे देता है कि इंदिरा गांधी अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे। तो इनके पास कोई चारा नहीं बचता है, ये बहुत परेशान हो जाती हैं और उसी व्याकुलता में बहुत गलत फैसले वे उठाती हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति होते हैं उन पर दबाव डालकर के क्या करती हैं, 1975 में आपातकाल देश में लगा देती हैं। हाँ, 1975 का आपातकाल लगाया जाता है और इसमें आंतरिक ग्रह अशांति के आधार पर यह आपातकाल इसमें लगाया जाता है, क्योंकि जो अनुच्छेद 352 है जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की बात की गई थी, इसके आधार पर यहाँ पर आपातकाल लगाया जाता है। परंतु इसमें एक नया शब्द जोड़ देती हैं, आंतरिक अशांति, अर्थात देश के अंदर भी अशांति हो जाती है तो करेंगे क्या, हम आपातकाल लगा सकते हैं। और इस आपातकाल में भैया होता है क्या कि संपूर्ण शासन प्रणाली भ्रष्ट हो जाती है। लगभग 11 बजे के आसपास इंदिरा गांधी रेडियो में आती हैं और कहती हैं कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति महोदय ने आपातकाल की घोषणा की है। उसी समय होता क्या है, संपूर्ण भारत की जो बिजली होती है वो काट दी जाती है, जिससे समाचार पत्र न छपने पाए और संपूर्ण भारतीयों को इसकी जानकारी न लगे कि यहाँ पर आपातकाल लगाया गया है। जितने भी बड़े नेता होते हैं सबको जेल में डाल दिया जाता है और यदि कोई भी कह सकते हैं कि सेंसरशिप लागू कर दी जाती है। यदि कोई भी अखबार में कुछ छापना चाहता है तो पहले सरकार से उसकी अनुमति ले, उसके बाद में कुछ भी छाप सकते हैं। कि बहुत सारे नियम यहाँ पर बना दिए जाते हैं, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर नहीं कर सकता है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये घटित होता है कि इंदिरा गांधी की जो सरकार होती है यहाँ पर वो निरंकुश हो जाती है। आपातकाल में ये बताया जाता है कि जो सरकार है, अर्थात चुनाव, कोई भी चुनाव संपन्न नहीं होंगे देश में, ना तो लोकसभा के चुनाव होंगे ना तो विधानसभा के चुनाव होंगे, कोई भी चुनाव संपन्न नहीं होंगे। सरकार कोई भी कानून जबरन पास करवा सकती है, बगैर राष्ट्रपति की अनुमति के भी कानून यहाँ पर पास कराए जा सकते हैं और संपूर्ण जो शासन की बागडोर होती है वो शासिका के, या कह सकते हैं कि शासक के हाथ में आ जाती है। और यहाँ पर इंदिरा गांधी की सरकार कह सकते हैं कि शासन का दुरुपयोग करती हैं। इसी समय भैया क्या होता है कि एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है। 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। तो इसमें इंदिरा गांधी करती क्या है, पूरा संविधान बदल देती हैं। इसमें क्या होता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना होती है इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता ये सब जोड़ दिए जाते हैं। इसी के तहत क्या होता है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ दिए जाते हैं। इसी के तहत इसमें क्या होता है कि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है, 6 वर्ष कर दिया जाता है। ऐसे बहुत से प्रावधान किए जाते हैं। मतलब तात्पर्य यह है कि इंदिरा गांधी को कह सकते हैं कि उनके शासन में कह सकते हैं कि लाभदायक पहुंचे, ऐसे वो सारे कानून यहाँ पर पारित कर देती हैं। तो इस प्रकार से जब आगे मोरारजी देसाई जी आते हैं तो जो 44वां संविधान संशोधन होता है 1978, इसके माध्यम से क्या करते हैं, लोकसभा का पुनः कार्यकाल कितने वर्ष कर देते हैं, 5 वर्ष कर देते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार, ये लगभग 2 वर्ष का जो आपातकाल लगता है, इसे भारतीय राजनीति में काला धब्बा कहा जाता है और संपूर्ण भारत में त्राहि त्राहि मच जाती है, संपूर्ण विश्व बहुत व्यापक हो जाता है। इसमें जितने भी हमारे बड़े नेता होते हैं सब जेल में पहुंचा दिए जाते हैं। इस प्रकार से 2 वर्षों तक आपातकाल चलता है। तो जब तक आपातकाल चला है तब तक यहाँ पर कोई बड़ी योजना या कह सकते हैं कि कोई महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर संपन्न ही नहीं होता है। उसके बाद जैसे अगर बात करते हैं तो इसमें 1975 में ही एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये शुरू किया गया था, 20 सूत्री कार्यक्रम। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था भैया। 20 सूत्री कार्यक्रम ये 1975 में ही शुरू किया गया था। ये इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बताया गया था। उसके साथ होता है क्या भैया, 1977 में आम चुनाव आते हैं और आम चुनाव में क्या होता है कि संपूर्ण विश्व वैसे ही त्राहि त्राहि कर रहा, माफ कीजिए, संपूर्ण भारत त्राहि त्राहि कर रहा होता है और भारी बहुमत से क्या होता है कि जो जनता पार्टी की सरकार है उसे बहुमत मिलता है और मोरारजी देसाई जी देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं 1978 में। और जैसे ही वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं वो क्या करते हैं, इस पंचवर्षीय योजना को, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसे वो समाप्त कर देते हैं और वो पुनः कह सकते हैं कि आगे 1978 में वो रोलिंग प्लान या अनवरत योजना ले आते हैं। तो इस प्रकार से इस पंचवर्षीय में जैसे बताया कि आपातकाल ही लगा रहा तो कोई विशेष कार्य नहीं हो पाता, तो इसमें भी लगभग 7% के आसपास लक्ष्य रखा गया था, परंतु 5% ही लक्ष्य सरकार को प्राप्त होता है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो ये पंचवर्षीय योजना होती है, इस प्रकार से तीसरी पंचवर्षीय योजना घाटे की पंचवर्षीय योजना होती है, उसी प्रकार से ये भी पंचवर्षीय योजना एक घाटे की ही पंचवर्षीय योजना साबित होती है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आपका जो स्टडी ग्रुप है, आप कह सकते हैं कि जो भी आपने स्टडी ग्रुप तैयार किया है उसमें इसे अवश्य शेयर कर दें और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।